Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in this CDP series, we had done with 6 important theories of learning: trial and error, classical conditioning, operant conditioning, Little Albert experiment, observational learning, and insight learning theory by Kohler. These theories are important for your teaching exam. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी टॉपिक्स के लिंक है. You just go and check out these videos as well. So today I am going to discuss with you the next theory of learning, that is Tolman theory of learning, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके बीएड या एमएड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी. सबसे पहले हम समझते हैं कि इस थ्योरी को हम और किन किन नाम से जानते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज़ टॉलमन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग. देखो, टॉलमन ने ये थ्योरी दी है और इसके नाम से ही ये फेमस है थ्योरी, इसलिए हम इस थ्योरी को टॉलमन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं. नेक्स्ट इज साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी. इस थ्योरी में हम देखेंगे कि हमारे पास एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम साइन और सिंबल का यूज़ करके लर्निंग करते हैं. मतलब हम अपने सिग्नल, साइन और कॉग्निटिव मैप बनाकर लर्निंग करते हैं, गोल को अचीव करते हैं. दैट्स वाई वी कैन कॉल्ड इट साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी. फिर हम देखेंगे इस थ्योरी में कि लेटेंट लर्निंग होती है, इसलिए हम इस थ्योरी को लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं. लेटेंट लर्निंग क्या होता है कि दैट रिमेन्स हिडन अंटिल इट्स एप्लीकेशन बिकम्स यूजफुल. कि लर्निंग तब तक हिडन रहती है, तब तक छिपी हुई रहती है, लेटेंट रहती है, जब तक हम उसका यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन में, तब तक वो लर्निंग हमारी छिपी रहती है, लेटेंट रहती है. इसलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग थ्योरी. नेक्स्ट इज एस थ्योरी. इस थ्योरी को हम एस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. इससे पहले जितने भी आपने लर्निंग की थ्योरी की थी उसमें हमने देखा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनता है. जहाँ स्टिमुलस है वहाँ आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है, अगर रिस्पॉन्स पहले है तो उसके बाद स्टिमुलस दिया जाता है. मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही सारा खेल था. लेकिन इस थ्योरी में हम देखेंगे कि स्टिमुलस और स्टिमुलस की वजह से लर्निंग होती है. ज़रूरी नहीं है कि हर स्टिमुलस के लिए आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है. आप स्टिमुलस की वजह से भी लर्निंग कर सकते हैं. आपकी लर्निंग पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टिमुलस. सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी. द वेरी फर्स्ट वन इज टॉलमन साइन लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय एडवर्ड चेस टॉलमन. Edward Tolman challenged the assumption of behaviorism by proposing that people and animal are active information processors, not passive learner. अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जितने भी हमने बिहेवियरिज्म की थ्योरी की थी, दे टेल्स अस कि जो लर्नर होते हैं दे आर पैसिव लिसनर्स, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यूरिंग देयर लर्निंग. कि जब वो लर्न करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको कंडीशनिंग किया जा रहा है, उनको रिन्फोर्समेंट किया जा रहा है, उनको पनिशमेंट किया जा रहा है, उनको स्टिमुलस दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट दे लर्न्स. इसकी वजह से ही वो लर्न करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लर्निंग में. लेकिन टॉलमैन अपनी इस थ्योरी में समझाते हैं कि हम अपने कॉग्निशन का यूज़ करके, हम अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ करके प्रॉब्लम को सुलझाते हैं और लर्निंग करते हैं. मतलब लर्निंग इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आर मेंटल प्रोसेस, कि हम अपने साइन का यूज़ करके, सिग्नल का यूज़ करके, मेंटल कॉग्निटिव मैप का यूज़ करके लर्निंग करते हैं. इसलिए हम इस थ्योरी को कॉग्निटिव अप्रोच लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने संज्ञान का यूज़ करके, अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ करके लर्निंग करते हैं. Tolman developed a cognitive view of learning that has become popular in modern psychology. Theories which have studied cognition are called cognitive theories. Tolman was best known for his work with rats and maze. That's why he is known as the cognitive behaviorist. देखो, जितने भी हमने लर्निंग की इससे पहले थ्योरी की थी उसमें हम कॉग्निशन का यूज़ नहीं करते थे. जस्ट इससे पहले हमने थ्योरी की थी कोहलर की थ्योरी. तो कोहलर में हमने देखा था कि कोहलर अपने इंसाइट का यूज़ करता था, अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ करता था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इसलिए हम उस थ्योरी को भी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कह सकते हैं. लेकिन उससे पहले जितनी भी हमने लर्निंग की थ्योरीज की थी उसमें मेंटल प्रोसेस यूज़ ही नहीं करते थे लर्नर. उसमें कोई संज्ञानात्मक का यूज़ नहीं होता था, किसी भी कॉग्निशन का यूज़ नहीं होता था. आपके लर्निंग में जब हम कॉग्निशन का यूज़ कर रहे हैं, अपने संज्ञान का यूज़ कर रहे हैं, अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उस थ्योरी को हम उन लर्निंग की थ्योरीज को हम कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज. और जो इसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो लर्निंग की थ्योरी दे रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट. तो इस थ्योरी में टॉलमैन को हम कहेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट, क्योंकि देखो बिहेवियर को तो वो ऑब्जर्व कर रहा है,
बिहेवियर को स्टडी कर रहा है कि किस तरह से जो है लर्निंग होती है, लेकिन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस की हेल्प से जो थ्योरिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, इसलिए हम टॉलमैन को यहाँ कहेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर इनका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। देखते हैं कि रैट की लर्निंग कैसे पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो यूज़ कर रहा है अपने साइन का, सिंबल का, कॉग्निटिव मैप का यूज़ करके वो किस तरह से गोल को अचीव करता है, वो हम आगे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। नेक्स्ट टॉलमैन कहते हैं कि लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, कि अगर आपके पास गोल इंटेंसिव होगा, पर्पस है कुछ अचीव करने का, तो आपकी लर्निंग पॉसिबल है। आपकी उस केस में लर्निंग होती है जहाँ पर गोल इंटेंसिव है। जैसे इस केस में यहाँ आपका गोल है कि आपने एमएड का पेपर देना है, पास होना है, बीएड में पास होना है, आपने कोई कमीशन को क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पर गोल है और इस गोल की प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर आए हो और कुछ लर्न कर रहे हो, तो दैट इज़ पॉसिबल। मतलब लर्निंग इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ योर गोल एंड पर्पसिव नेचर। नेक्स्ट टॉलमैन कहते हैं कि लर्निंग के लिए ज़रूरी है आपके स्टिमुलस का होना, कि स्टिमुलस अगर है तो आपकी लर्निंग पॉसिबल है। नेक्स्ट कहते हैं लर्निंग इज़ नॉट SR मैकेनिज्म बट दिस इज़ SS मैकेनिज्म, कि इस थ्योरी में हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स का मिलना। हर स्टिमुलस के लिए अगर आपको रिन्फोर्समेंट मिल रही है, शाबाशी मिल रही है, आपको कुछ दिया जा रहा है बदले में, तो तभी आपकी लर्निंग होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टॉलमैन कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टिमुलस आपकी लर्निंग पॉसिबल है। इसलिए ये थ्योरी डिपेंड करती है SS मैकेनिज्म पर, इसलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं SS लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट इज लर्नर सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट और ईजिएस्ट पाथ टू अचीव अ गोल बाय हिज कॉग्निटिव एबिलिटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस, कि हम गोल को अचीव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंस एंड मेंटल एबिलिटी, कि हम अपने मानसिक क्षमताओं का यूज़ करके, अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ करके गोल को अचीव करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में। नेक्स्ट इज The Tolman gives the concept of latent learning and hidden learning, very important for your exam purpose, क्योंकि इस थ्योरी को देखो हम latent learning थ्योरी भी कहते हैं। समझते हैं क्या मतलब है। Latent learning is a type of learning which is not apparent in the learner's behavior at the time of learning, कि जब आप सीख रहे हैं तब आपके बिहेवियर में वो चीज़ शो नहीं होती है, बट विच मैनिफेस्ट लेटर व्हेन अ सूटेबल मोटिवेशन एंड सर्कमस्टांसेस अपीयर, लेकिन बाद में वो चीज़ शो हो जाती है अगर आपको मोटिवेशन मिलता है या फिर अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस आप उस लर्निंग को शो करते हैं। दिस शोज दैट लर्निंग कैन अकर्स विदाउट एनी रिन्फोर्समेंट ऑफ अ बिहेवियर, कि आप बिहेवियर को शो करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है आपके रिन्फोर्समेंट अगर आपको मिल रहा है तभी आप बिहेवियर को शो करोगे। कहने का मतलब है लेटेंट लर्निंग होता है कि लर्निंग दैट रिमेन्स हिडन अंटिल इट्स एप्लीकेशन बिकम्स यूजफुल, कि जब तक आप उसकी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हो, उसे यूज़ नहीं करते हो, तब तक वो लर्निंग छिपी रहती है, हिडन होती है, लेटेंट रहती है। बेसिक मतलब कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, बट द थिंग इज़ दैट जो चीज़ें हमने लर्न की है, जब तक हमें चांस नहीं मिलेगा उस लर्निंग को डिस्प्ले करने का, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसको कहीं शो करने की, यूज़ करने की, तब तक सबको लगेगा कि हमें वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन हमें वो आती है। वो हमारी कैसी लर्निंग है? वो हमारी हिडन लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, छिपी हुई लर्निंग है। जब हम उसे यूज़ कर देंगे किसी सिचुएशन में तो वो हमारी लेटेंट लर्निंग नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ लर्न कर ली है, तो आपकी ये लर्निंग लेटेंट तब तक रहेगी जब तक आप इसे यूज़ नहीं कर लेते हैं। सपोज दैट आप अभी इसे पढ़ रहे हो, 1 महीने तक आप इस लर्निंग का यूज़ ही नहीं करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो ये आपकी लेटेंट लर्निंग है। लेकिन 1 महीने के बाद आप पेपर देते हो, आप इस थ्योरी का यूज़ करते हो उस पेपर में, उस पेपर को क्वालिफाई करने में, तो वो अब वो आपकी लेटेंट लर्निंग नहीं है। लेटेंट लर्निंग तब तक ही रहेगी जब तक आप उसका यूज़ नहीं कर लेते हैं। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, हिडन लर्निंग, लर्निंग दैट रिमेन्स हिडन अंटिल इट्स एप्लीकेशन बिकम्स यूजफुल। तो टॉलमैन क्या करते हैं, इस लर्निंग का यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है इनका? एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। जो रैट होता है वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करके लर्निंग करता है, और लेटेंट जो लर्निंग होती है, हिडन लर्निंग होती है, वो इस कंसेप्ट में आगे हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं टॉलमैन इस एक्सपेरिमेंट में। सो लेट्स डिस्कस द एक्सपेरिमेंट।
टॉलमन डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स, चूहों पर इनका एक्सपेरिमेंट था। अब क्या किया था इन्होंने, चूहे को एक मेज़ के पास रखा था। मेज़ क्या है, मीन्स भूल भुलैया, जहाँ पर हमें जो है एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है बैरियर्स को पार करके। एक ऐसा रास्ता, इसमें आसान रास्ता ढूंढना होता है जहां पर ये आसानी से अपने रिन्फोर्समेंट या एंड पॉइंट तक पहुंच सके। तो ऐसा भूल भुलैया था। चूहों को भी इन्होंने, टॉलमैन ने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा, इनिशियल पॉइंट पे रखा, एंड दे आर हंग्री। अब भूखे चूहे हैं, दे हैव टू सर्च द फूड, इनको खाना ढूंढना है। और ये इनके लिए एक टास्क था कि किस तरह से ये बैरियर्स को पार करके एक ऐसा रास्ता ढूंढे जहां से ये आसानी से एंड पॉइंट तक पहुंच सके और अपने रिन्फोर्समेंट को प्राप्त कर सके। ये इनके लिए एक टास्क था। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फर्स्ट। व्हाट द टॉलमैन डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ही टुक 3 groups of rats and they have to find food in this complex maze. इन्होंने क्या किया, चूहों के 3 ग्रुप को लिया और इनको जो है कॉम्प्लेक्स मेज में छोड़ दिया, भूल भुलैया में छोड़ दिया, जहां पर इनको खाना दिया जाता था अगर ये एंड पॉइंट तक पहुंचते थे। सम ग्रुप्स ऑफ रैट्स गॉट टू ईट द फूड, सम डिड नॉट, एंड फॉर सम रैट्स द फूड वॉज ओनली अवेलेबल आफ्टर 10 days। तो इन्होंने क्या किया, चूहों के 3 ग्रुप को लिया। इन 3 ग्रुप को इस तरह से इन्होंने मेज, जो कॉम्प्लेक्स मेज थी, भूल भुलैया थी, वहां पर रखा कि अगर तो ये ग्रुप 1 वाले एंड पॉइंट तक पहुंचते तो इनको जो है फूड दिया जाता था एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फिर जो सेकंड ग्रुप वाले थे, इन्होंने ये डे 1 से लेकर 17 days तक एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया। इनको क्या किया, सेकंड ग्रुप वालों को 1 से 10 दिन तक कोई इनको फूड नहीं दिया जाता था, लेकिन 11th डे के बाद इनको फूड दिया जाता था एंड पॉइंट तक पहुंचने पर। और जो ग्रुप 3 थे, इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, कोई फूड नहीं मिलता था एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए, इसलिए ये इस भूल भुलैया में एमलेसली भटकते थे, इधर उधर भटकते थे। एंड पॉइंट तक बहुत आराम से, बहुत मज़े से पहुंचते थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा समय लगाते थे एंड पॉइंट तक पहुंचने पर। तो ये एक्सपेरिमेंट था टॉलमैन का। आगे डिटेल में समझते हैं पिक्चर्स के थ्रू। दिस पिक्चर इज़ फॉर ग्रुप 1। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये एक्सपेरिमेंट चलता है 1 से 17 दिन तक, कि हम जो है चूहों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं 1 से 17 दिन तक। अब ग्रुप ए के जो चूहे हैं उनके साथ हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इनको भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है। अब ये हंग्री चूहे हैं, इनको क्या करना होता है, सही पाथ ढूंढना होता है, सही वे ढूंढना पड़ता है, इन बैरियर्स को पार करके एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है। और जब ये ग्रुप ए के चूहे एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इनको रिवॉर्ड मिलता है, इनको खाना दिया जाता है। मीन्स ग्रुप 1 के चूहों को एवरी टाइम दे गॉट टू एंड, जब ये एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं, गिवन फूड, इनको फूड दिया जाता है, रिन्फोर्समेंट मिलता है ग्रुप ए के चूहों को। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन ग्रुप 2 वालों के साथ क्या होता है। अब देखो एक्सपेरिमेंट तो चलता है 1 से लेकर 17 days तक, लेकिन ग्रुप 2 के चूहों के साथ ये क्या करते हैं, 1 से 10 दिन तक इन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जब ये मेज़ में, इस कॉम्प्लेक्स मेज़ में इधर उधर भटकते हैं, बैरियर को पार करके एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं, इनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है जब ये एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं 1 से 10 दिन तक। बट आफ्टर 11th डे फूड इज़ गिवन। अब क्या होता है ग्रुप 2 के चूहों के साथ कि 1 से 10 दिन तक तो इन्हें कोई फूड नहीं मिला, लेकिन 11वें दिन के बाद इन्हें खाना दिया गया और इसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया कि कितनी स्पीड के साथ अब ये इस भूल भुलैया को पार करते हैं और अपने एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। ये इन्होंने जो है, टॉलमैन ने ये ऑब्जर्व किया, 1 से 10 दिन तक तो ये जो चूहे हैं एमलेसली इधर उधर भटकते हैं भूल भुलैया में और बड़े मज़े से जो है एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे इनको 11वें दिन के बाद खाना दिया गया तो ये इधर उधर भटकने के बजाय फटाफट से जो है एंड पॉइंट तक पहुंच गए अपने खाने को प्राप्त करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते हैं कि ग्रुप 3 के साथ क्या होता है। नो रिवॉर्ड, हैविंग नो रिवॉर्ड, मतलब इनको क्या है, चूहों को इस कॉम्प्लेक्स मेज में इस तरह से रखा जाता है कि ये बैरियर्स को पार करके पहुंच तो जाते हैं अपने एंड पॉइंट पर, लेकिन इनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। एवरी टाइम दे गॉट टू एंड टेकन आउट, इनको बाहर निकाला जाता है जैसे ही ये एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। मतलब इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कोई फूड नहीं मिलता है, भले ही ये बैरियर्स को पार करके अपने एंड पॉइंट तक पहुंच जाए, इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है ग्रुप 3 के चूहों को।
अब अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो क्या होता है ग्रुप 1 के साथ। देखो ग्रुप 1 के जो चूहे होते हैं ये इस भूल भुलैया को जैसे ही पार करते हैं वैसे ही इन्हें रिवॉर्ड मिलता है, खाना मिलता है। मतलब एवरी टाइम दे गॉट टू एंड गिवन फूड, कि हर समय इनको खाना मिलता है जैसे ही भूल भुलैया को पार करते हैं, एग्जिट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन निकलता है रैट्स इन द फर्स्ट ग्रुप क्विकली लर्न टू नेगोशिएट द मैप, आसानी से मैप को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और जल्दी जल्दी एंड पॉइंट तक पहुंच लेते हैं। मतलब अपने माइंड में बिठा देते हैं रास्ते को कि कैसे इन्होंने जल्दी जल्दी जाना है और खाना प्राप्त करना है जैसे ही भूख लगेगी। तो ये सबसे आसानी से जल्दी से लर्न कर लेते हैं इस मैप को। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 3 की। अब ग्रुप 3 के साथ क्या होता है, एवरी टाइम दे गॉट टू एंड टेकन आउट, कि जैसे ही ये भूल भुलैया को पार करते हैं, एग्जिट पर पहुंचते हैं, एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो नो रिवॉर्ड इज गिवन टू देम, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कोई खाना नहीं मिलता है। तो अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि रैट्स इन ग्रुप 3 सीम्स टू वॉन्डर एमलेसली थ्रू आउट द मेज, कि इस भूल भुलैया में देखा गया कि जो ग्रुप 3 के चूहे होते हैं वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, एमलेसली भटकते रहते हैं इस मेज में, इस कॉम्प्लेक्स में, इस भूल भुलैया में, और बहुत ज़्यादा समय लेते हैं एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो मज़े से घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इसलिए ये क्या है, एमलेसली भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं इस भूल भुलैया में और सबसे ज़्यादा समय लेते हैं एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ इनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 2 के कंक्लूजन की, कि जो सेकंड ग्रुप था उनका क्या कंक्लूजन निकलता है। अब देखो सेकंड ग्रुप में हमने देखा कि 1 से 10 दिन तक उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है इनिशियल फेज में, लेकिन जब 11th डे शुरू हो जाता है 11 से 17 दिन तक इन्हें रिवॉर्ड मिलता है, इन्हें खाना मिलता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि 1 से 10 दिन तक दे वॉन्डर एमलेसली फॉर 1 to 10 days, कि वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन 11th डे के ऑनवर्ड जैसे ही चूहों को रिवॉर्ड मिलता है, वो क्या करते हैं, फटाफट से लर्न कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं मैप को और आसानी से एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। मतलब 11 दिन के बाद ये बहुत कम समय लेते हैं एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ इन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अब ये बजाय भटकने के अब ये फटाफट से नेगोशिएट करते हैं मैप को और आसानी से जल्दी जल्दी से एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। This shows that between stimulus and response, a mediational process was occurring. The rats were actively processing information in their brains by mentally using their cognitive map. कहने का मतलब है कि 1 से 10 दिन तक जब चूहा एमलेसली उस मेज में भटक रहा था, ऐसा नहीं था कि उसने नेगोशिएट नहीं किया था मैप को, उसने अपने माइंड में मैप बना लिया था कि कौन सा रास्ता है एंड पॉइंट तक जाने के लिए। भले ही वो इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसके पास गोल नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी जल्दी जल्दी से एंड पॉइंट तक पहुँचने के लिए। लेकिन 11th डे के बाद जब उसको मोटिवेशन मिलती है, खाना मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तब इस जो नेगोशिएट मैप को जो उसने माइंड में बिठाया था, तो इस मैप को ये फटाफट से फॉलो करता है और एंड पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये जो 1 से 10 दिन तक लर्निंग हुई है, ये उसकी लेटेंट लर्निंग है, क्योंकि उसने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपने परफॉर्मेंस में। तो वो उसकी लेटेंट लर्निंग है, हिडन लर्निंग है, क्योंकि उसने अपनी लर्निंग को यूज़ नहीं किया है। तो ये कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंट में लेटेंट लर्निंग का। देखो इनिशियली ही हमने बात कर ली थी कि ज़रूरी नहीं है आपके रिइंफोर्समेंट का होना, कि अगर यहाँ पे रिवॉर्ड है तभी उसकी लर्निंग हो रही है। देखो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो चूहा है अगर उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ठीक है उसकी लर्निंग हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब रिइंफोर्समेंट नहीं थी तब उसकी लर्निंग नहीं थी, तब भी उसकी लर्निंग थी। वो कैसी लर्निंग थी, लेटेंट लर्निंग थी, हिडन लर्निंग थी, जो कि बाद में आपके रिइंफोर्समेंट की वजह से वो चीज़ मोटिवेट होती है और वहाँ पे लर्निंग तेज़ होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी लर्निंग नहीं होती है बिना रिइंफोर्समेंट के। बिना रिइंफोर्समेंट के भी आपकी लर्निंग पॉसिबल है, एंड दैट लर्निंग इज नॉन एज योर लेटेंट लर्निंग। इसके अलावा टॉलमैन बात करते हैं 6 तरह की लर्निंग की, जिनको बोला है 6 साइन लर्निंग, और बात करते हैं कि इनके क्या क्या एलिमेंट्स है। वेरी फर्स्ट वन इज
कैथेक्सिस लर्निंग। अब ये कैथेक्सिस लर्निंग क्या होता है? लर्न टेंडेंसी टू एसोसिएट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन डिराइव्स। और ये इन्फ्लुएंस हुए हैं सिगमंड फ्रॉइड से। ये क्या कहती है, ये लर्निंग कहती है कि किसी भी बिहेवियर को हम जब सीख रहे हैं तो उसके पीछे हमारी नीड होती है, हमारी ड्राइव होती है जो हमें मोटिवेट करती है सीखने के लिए। एंड दिस लर्निंग इज़ नॉन एज कैथेक्सिस लर्निंग, जो हमें हमारी ड्राइव या नीड की वजह से पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस बिलीफ। अब ये इक्विवेलेंस बिलीफ क्या होता है? जब हमारा प्राइमरी गोल इक्विवेलेंट हो जाता है सेकेंडरी गोल के। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या है आपका, मेन गोल क्या है। सपोज दैट केवीएस क्या है आपका, मेन गोल है, प्राइमरी गोल है। इसके लिए सेकेंडरी गोल क्या होगा? आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है आपके केवीएस के लिए। तो ये जो सीटेट है वो आपका सेकेंडरी गोल है। अब देखो, जब आपका सब गोल सेटिस्फाई कर रहा है, मींस आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको खुशी होती है, ये आपको सेटिस्फाई करा रहा है। सेम एज जब आपका केवीएस अगर क्वालिफाई होता तो आप कैसे खुशी होते? तो सेम खुशी आपको मिल रही है इस सीटेट को क्वालिफाई करने से। मींस सेकेंडरी गोल से सेम खुशी मिल रही है जो आपके प्राइमरी गोल को अचीव करने पर मिलती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्राइमरी गोल इक्विवेलेंट है आपके सेकेंडरी गोल के। तो ये है इक्विवेलेंस बिलीफ, अ फीलिंग दैट अ सब गोल हैज़ द सेम वैल्यू एज द मेन गोल, कि सेम वैल्यू हो जाती है आपकी सेकेंडरी गोल की, सेम लाइक योर प्राइमरी गोल। तो ये है इक्विवेलेंस बिलीफ। नेक्स्ट है फील्ड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग। अब ये फील्ड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग क्या कहता है? लर्निंग in which the organism learn what action leads to what outcomes, means learner discover that a certain action leads to a specific outcomes। कहने का मतलब है कि हर आउटकम के लिए, हर किसी भी परिणाम के लिए, किसी भी स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए ज़रूरी है आपके एक्शन टेंडेंसी, कि जब तक आप किसी काम को नहीं करोगे तब तक वो काम पॉसिबल नहीं है, तब तक वो आउटकम ही नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं होगा। तो ये है फील्ड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग, कि लर्निंग के लिए आपके एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फील्ड कॉग्निशन मोड। अब फील्ड कॉग्निशन मोड्स क्या होता है कि ये हमारी माइंड मैपिंग के बारे में बताते हैं, कि जब हम किसी भी रास्ते से गुजरते हैं, देखो क्या होता है, किसी भी रास्ते से गुजरते हैं तो नक्शा बन जाता है कि मुझे यहाँ से राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट, तो हम यहाँ गोल तक पहुँचते हैं। तो ये हमारे माइंड में नक्शा सा बन जाता है। उसी तरह हमारी लर्निंग में भी ये चीज़ें होती है। लर्निंग के केस में भी हमारे माइंड मैप्स बनते हैं, जहाँ की हमें अपने थॉट्स को अरेंज करना पड़ता है गोल तक पहुँचने के लिए। सो दैट इज़ फील्ड कॉग्निशन मोड्स। नेक्स्ट इज ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। अब ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? दिस इज रिलेटेड विद योर कैथेक्सिस। जैसे कैथेक्सिस में हमने देखा कि ये ड्राइव या हमारी नीड पे डिपेंड करती है हमारी लर्निंग। तो ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन क्या बताता है? लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ड्राइव इन अकॉर्डेंस विद डिजायर आउटकम, कि नीड को आइडेंटिफाई करना कि किसके साथ हम एसोसिएट करके अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। मीन्स किसी चीज़ की इच्छा है तो उसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, वो हमें बताता है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। नेक्स्ट इज मोटर पैटर्न। अब मोटर पैटर्न क्या होता है? टू अकम्प्लिश सम एक्सटर्नल पर्पस अ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस ऑफ मसल्स मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, कि जब हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी कोई भी लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे काइनेस्थेटिक लर्निंग, आपके मोटर मूवमेंट, आपकी मोटर एबिलिटी, आपके हाथों का इस्तेमाल, आपके मसल्स मूवमेंट का। तो मोटर पैटर्न ये कहता है कि लर्निंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है आपके काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट। करते हैं कुछ एक और एलिमेंट्स है जो कि रिलेटेड है आपके साइन थ्योरी से, साइन लर्निंग थ्योरी से या टॉलमैन की थ्योरी से। फर्स्ट वन इज मोलर अप्रोच। मोलर अप्रोच क्या कहता है कि बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, नॉट मैकेनिकल एंड स्टीरियोटाइप। आप जो बिहेव करते हो, आपका जो व्यवहार है, वो डिपेंड करता है आपके पर्पस पर, आपके गोल ओरिएंटेड बिहेवियर पे, कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। अब जब गोल होगा, जब आपके पास पर्पस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लर्निंग करते हो, और लर्निंग की वजह से क्या होता है, आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, बिहेवियर चेंज होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है बिहेवियर डिपेंड करता है आपके गोल ओरिएंटेड लर्निंग पर।
नेक्स्ट बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल की। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, सच एज हेरिडिटी, प्रीवियस नॉलेज, एज, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लर्निंग पर, कि आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, हेरिडिटी ट्रेट्स मैटर करती है, और आपकी एज और एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस मिल रहा है आपको, वो मैटर करता है आपकी लर्निंग के लिए, कि आपको कैसे सिग्नल मिल रहे हैं, क्या साइन मिल रहे हैं। प्रॉपर स्टिमुलस अगर नहीं होगा तो आपकी प्रॉपर लर्निंग भी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है एनवायरनमेंट से प्रॉपर स्टिमुलस का मिलना, आपकी हेरिडिटी ट्रेट्स, आपके प्रीवियस नॉलेज, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लर्निंग पर। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव मैप। अब ये कॉग्निटिव मैप क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज़। अब कॉग्निटिव, और ये जो थ्योरी है ये भी इसी पर आधारित है। अब कॉग्निटिव मैप क्या है, कि हम थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब अपने दिमाग में साइन कैसे बनाते हैं गोल को अचीव करने के लिए। देखो, जब भी हम गोल को अचीव करते हैं, पर्पस को अचीव करते हैं, तो उसके लिए अपने दिमाग में साइन बनाते हैं, और उन साइन के थ्रू हम गोल तक पहुंचते हैं। इसलिए हम इस थ्योरी को देखो साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग के लिए इन साइन का इस्तेमाल करके गोल तक पहुँचते हैं। मेंटल मैप्स और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस थॉट टू फाइंड न्यू सिचुएशन टू द प्रॉब्लम। मतलब जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आर मेंटल मैप, कि जब हम मेंटल मैप की हेल्प से, जो हमने मैप बनाया है अपने माइंड में कि इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने थॉट को और सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा घर है, तो किसी ने हमें बताया, कोई स्ट्रेंजर है उसको बताया कि आपने राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, फिर सीधा जाना है, फिर राइट लेफ़्ट लेफ़्ट, इस तरह से आप वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये एक तरह का मेंटल मैप है जो उसने क्रिएट किया है अपने माइंड पर। इसका इस्तेमाल करके वो जो स्ट्रेंजर है वो इस घर तक पहुँच सकता है। तो ये है कॉग्निटिव मैप, जहाँ पर हम अपने दिमाग में साइन बनाते हैं गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज प्लेस लर्निंग। अब प्लेस लर्निंग क्या होता है, कि चेंज इन द मोमेंट एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एज पर नीड, कि आप अपनी नीड के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं, अपने मूवमेंट को चेंज करते हैं बिहेवियर को अटेन करने के लिए। कि आपको पता है कि मुझे इस घर तक पहुंचने के लिए राइट लेना पड़ता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से हम यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन आप क्या है, नीड के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज लाते हो, दैट इज नॉन एज प्लेस लर्निंग। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी। अब रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, कि एट द एंड जब हम एफर्ट्स करते हैं तो उन एफर्ट्स का हम इनाम भी चाहते हैं, कि हमें बाद में एट द एंड रिवॉर्ड मिलेगा। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड एंड अ पर्सन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सम गेन और रिवॉर्ड फॉर हिज एफर्ट, कि एफर्ट के बाद उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं, हर बार एक्सपेक्ट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द टास्क कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा। नॉट गेटिंग रिवॉर्ड में लीड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड लो एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कि जब उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है एट द एंड, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है उस काम को करने की। जैसे हमने क्या किया, हमने चूहे का जब मेज एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जिनको तो एट द एंड रिवॉर्ड मिल रहा था, खाना मिल रहा था, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही थी इसको अचीव करने के लिए, खाने को अचीव करने के लिए। लेकिन मेज़ में जो चूहा भटक रहा था, एट द एंड उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो रही थी, उसकी स्पीड कम हो रही थी एंड तक पहुंचने के लिए। तो ये है रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, कि अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है एट द एंड हमारे एफर्ट्स के लिए, वहाँ हमारे काम की क्षमता, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो ये है रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम अपने एजुकेशन के फील्ड में क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इस थ्योरी को अपने एजुकेशन के फील्ड में। फर्स्ट पॉइंट इज, एज द लर्निंग इज पर्पसिव, सो व्हाट इज टॉट टू द चाइल्ड मस्ट बी पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। अभी हमने देखा कि जो हमारी लर्निंग होती है वो पर्पसिव होती है, कि पर्पस अगर हमारे पास है तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस पर्पस को अचीव करने के लिए हम लर्न करते हैं। इसलिए टीचर को चाहिए कि जो भी आप उसे पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, पर्पसिव हो, गोल ओरिएंटेड हो, ताकि बच्चा उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर लर्निंग कर सके। नेक्स्ट इज, नो लर्निंग इज वेस्टफुल, सो अ टीचर मस्ट
पुट नेसेसरी एफर्ट्स टू लिसन अप द हिडन लर्निंग, कि कुछ भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाता है, वो लर्निंग वेस्टफुल नहीं जाती है। बच्चा कुछ ना कुछ उससे ज़रूर समझता है और वो उसकी हिडन लर्निंग होती है जब तक वो उसको यूज़ नहीं करता है उस लर्निंग का। मीन्स लर्निंग दैट रिमेन्स हिडन अंटिल इट्स एप्लीकेशन बिकम यूजफुल। जब तक वो उसे यूज़ नहीं करता है तब तक वो उसकी हिडन लर्निंग रहती है, उसकी लेटेंट लर्निंग होती है। तो टीचर को चाहिए कि नेसेसरी एफर्ट्स ले ताकि बच्चे के हिडन लर्निंग को सामने लाया जा सके, उसका जो हिडन पोटेंशियल है वो सबके सामने लाया जा सके। तो ऐसे स्टेप्स टीचर ने लेने हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन वाइल लर्निंग मस्ट बी एनकरेज टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबल वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि बच्चों को हमने एनकरेज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नए नए इनोवेटिव रास्ते ढूंढने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। नेक्स्ट इज रिइंफोर्समेंट इज द नेसेसरी एक्शन फॉर मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। अब देखो ऐसा नहीं है, हमने थ्योरी में देखा कि अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो आपकी लर्निंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है, तब भी आपकी लर्निंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्टिव लर्निंग करनी है, आपने अपनी लर्निंग की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपके रिवॉर्ड का मिलना, आपको रिइंफोर्समेंट का मिलना। जैसे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो चूहा होता है वो मेज़, जो कॉम्प्लेक्स मेज़ है उसके एंड पॉइंट तक आसानी से पहुंचता है, जल्दी जल्दी पहुंचता है, फ्रीक्वेंटली पहुंचता है अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, रिइंफोर्समेंट की वजह से, रिवॉर्ड की वजह से उसकी जल्दी जल्दी लर्निंग होती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है लर्निंग की। तो ये कहता है कि हमें भी अपने क्लासरूम में बच्चे को रिवॉर्ड देना है, बच्चे को रिइंफोर्समेंट करना है, सो दैट कि उसकी लर्निंग को हम स्ट्रेंथन कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉलमेंस थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें इस थ्योरी को, तो हमने देखा कि क्या कंसेप्ट है आपके टॉलमेंस की थ्योरी का। कंसेप्ट में हमने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट करते हैं रैट और मेज को लेकर, जो कि एक्सप्लेन करता है लेटेंट लर्निंग को, हिडन लर्निंग को। फिर हमने देखा कुछ एक साइन लर्निंग होती है जो कि की एलिमेंट्स है आपके टॉलमेन की थ्योरी के। कुछ अदर एलिमेंट्स को भी हमने देखा जो कि डिफाइन करते हैं आपके टॉलमेंस की थ्योरी को। आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। स्टे कनेक्टेड।